हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटेड से मैं निशा आज आप लोगों को समास पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं संधि आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें संधि और समास आने ही आने होते हैं। तो अगर ये चैप्टर सही से क्लियर हो जाएगा तो आपके मैक्सिमम अगर इससे पूछे जाएँ क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, चाहे वो सीसेट हो सिविल का या पीसीएस का मेंस हो या आरओ हो, लेखपाल हो या वनडे एग्जाम्स में भी इससे टीचिंग से रिलेटेड अगर है वनडे एग्जाम्स तो उसमें भी ये चैप्टर्स आते ही आते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि समास होता क्या है। समास किसी शब्द का संक्षेपीकरण होता है। जैसे हम संधि में वर्णों के योग से शब्द बना रहे थे नया शब्द, वैसे हम समास में शब्द और पद दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि शब्दों का योग होता है या पदों का। तो शब्द और पद दोनों में हम अगर चेंजेस करते हैं या संक्षेप करते हैं तो वो आपका कहलाता है समास। समास जो है वो आपकी संस्कृत से लिया गया है। कौन सी धातु है? अस। अस अस धातु, अस मतलब होता है होना। अब समझ लेते हैं धातु क्या है। धातु क्रिया का मूल रूप, जैसे हंस ना, जब हम हंसते हैं ना जोड़ते हैं हंस में तभी तो वो क्रिया बनेगी। पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, तो सब में आप देख रहे हो कि लास्ट में ना लग रहा है। तो जो ना लगाने के पहले का जो शब्द है वो आपका कहलाता है धातु। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है और जब उसमें हम ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका समास है वो संस्कृत की अस धातु से बना है और धातु क्या है? वो क्रिया का मूल रूप है। यानी अगर हम ना नहीं जोड़ते हैं तो ये आपका होता है धातु। जैसे पढ़ धातु है, ना जोड़ने पे पढ़ना बनेगा, ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समास में दो शब्दों का संयोजन होता है, सम प्लस आस। सम मतलब होता है संयोजन और आस मतलब होता है होना। जो सम है वो उपसर्ग है, उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगे, और आस जो है वो धातु है। ठीक है, फिर अगर हम समास की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो समास की परिभाषा होगी कि समास पारस्परिक संबंध वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से बनने वाला नया सार्थक शब्द। शब्द और पद जब मिलेंगे और एक नया सार्थक शब्द यानी उसका कुछ मीन्स निकलेगा तो वो आपका कहलाएगा, नया सार्थक शब्द आपका कहलाता है समास। फिर पद आपका अभी हमने बताया कि दो शब्दों या पदों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो समास कहलाएगा। तो आखिर पद क्या होता है? पद क्या होता है कि शब्दों का योग होता है। जैसे राम बाजार जाता है तो इसमें पूरा ये शब्दों का योग हुआ। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया राम बाजार जाता है तो ये क्या हो रहा है? ये पूरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे राम बाजार जाता है एक पूरा शब्दों का योग है। तो जो शब्दों का योग होगा वो आपका पद कहलाएगा। तो समास में ध्यान रखिएगा कि शब्द और पदों का योग, दो या दो से अधिक शब्द या पद के योग ही आपके समास कहलाते हैं। फिर समस्त या सामासिक पद। समस्त या सामासिक पद क्या कहलाएगा कि समास की प्रक्रिया से बना नया शब्द। समास की प्रक्रिया से जो हम नया शब्द बनाते हैं वही आपका समास या सामासिक पद कहलाएगा। जैसे रस भरा। अब रस भरा को अगर हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, विस्तृत करेंगे तो रस से भरा। तो जब हम इसको से हटा दे रहे हैं तो ये रस भरा हो जा रहा है और यही आपका समस्त या सामासिक पद है, जिसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। अभी प्रथम पद और उत्तर पद जब हम आगे पढ़ेंगे तो कर्मधारय समास, द्विगु समास, तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पद जो है वो इम्पॉर्टेंट है या अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो पहला है ये प्रथम पद और ये उत्तर पद। और समास विग्रह क्या होता है? जब हम उसको बांट देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जैसे सुख को प्राप्त,
अब इसका समास या समासिक पद क्या होगा? सुख प्राप्त, यही तो होगा। क्लियर हो रहा है कि समस्त या समासिक पद आपका क्या होगा? सुख प्राप्त, लेकिन विग्रह करेंगे तो ये होगा सुख को प्राप्त। तो इसमें क्लियर हो रहा होगा कि दो पद हैं, एक तो सुख प्रथम पद और प्राप्त उत्तर पद। फिर देख लेते हैं कि समास कितने तरह के होते हैं। तो समास आपके हिंदी में 4 तरह के होते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक्चुअली होते उतने ही हैं, लेकिन क्योंकि जिसका उत्तर पद प्रधान है वो आपका तत्पुरुष के अंतर्गत कर दिया गया है, जैसे आपका हो गया द्विगु और कर्मधारय, लेकिन संस्कृत में उसको अलग अलग रखा गया है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए तो 4 तरह के समास होंगे, और अगर संस्कृत में पूछा जाए तो इसके 6 भेद होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। द्विगु और कर्मधारय होते हैं, लेकिन इसको तत्पुरुष के अंतर्गत हिंदी में रख दिया गया है, इसलिए ये 4 तरह के होंगे। संस्कृत में जो आपके समास हैं वो 6 हैं: तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु और कर्मधारय। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संधि और समास में मुख्य अंतर क्या होता है? तो जो संधि होती है 2 वर्ण, ठीक है, 2 वर्णों या का होता है संयोग, जबकि जो समास होगा 2 शब्दों या पदों का योग होगा, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर होता है। गौण शब्द कौन से शब्द होते हैं? कारक चिन्हों संयोजन पदों को हम गौण शब्द कहते हैं, जैसा अभी हम आप तत्पुरुष समास में देखेंगे। फिर समास के भेद या उपभेद। समास के जो भेद हैं, जैसे तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, तो जो आपका तत्पुरुष समास है वो कर्मधारय, द्विगु, लुप्त कारक, अलूक, उपपद, नज्ञ और जो है लुप्त पद, ये आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अगर इसमें से एक भी उदाहरण आता है तो आप तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएंगे उसको। फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। बहुव्रीहि में आपका आएगा समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। फिर बात करते हैं अव्ययी भाव में, तो अव्यय पूर्व समास और नामपद पूर्व समास, ये इसके उपभेद हैं। फिर तत्पुरुष समास। तत् मतलब क्या होगा उसका, ठीक है, पुरुष मतलब पुरुष, तो तत्पुरुष मतलब उसका पुरुष। तो जिस समास में पूर्व पद संज्ञा होगी या विशेषण, विशेषता क्या है तत्पुरुष समास की, कि जिस समास में पूर्व पद समझ में आ रहा है, जैसे हमने रस भरा में रस जो है वो पूर्व पद था कि नहीं था, ठीक है। तो जिस समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होने के कारण गौण होगा तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। विशेष, अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम निशा, ये क्या है? नाम है। जाति क्या है? मैं औरत की कैटेगरी में, स्त्री की कैटेगरी में आऊंगी तो स्त्री एक जाति हुई, नदी एक जाति हुई, गंगा पर्टिकुलर नाम हुआ। फिर अगर शहर का है इसी तरह से, वस्तु तो वस्तु कोई भी निर्जीव चीज, भाव जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, मोटापा, ये सब आपके भाव में आएंगे। फिर विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपका विशेषण कहलाएगा, चाहे संज्ञा हो और चाहे सर्वनाम हो। और आपका जो है विशेष क्या होगा? मोहन, सुंदर,
बालक। अब जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण धर्म प्रकट होता है उसको जो है विशेष्य कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, जो विशेषता है वो क्या है, विशेषण हुआ ये। अब ये किसकी, मोहन की विशेषता है कि बालक की विशेषता है? बालक की विशेषता है ना कि वो सुंदर है और उस बालक का नाम मोहन है, तो ये बालक क्या हो गया आपका, विशेष्य। क्लियर हुआ? जो विशेषण मतलब जिसकी विशेषता पता चले तो विशेषण किसकी विशेषता है, बालक की। बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो जो विशेषता बताए वही आपका विशेषण विशेष्य कहलाता है। ठीक है, यानी वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए। फिर तत्पुरुष समास में दो पद होंगे, समास में दो पद होते ही हैं, और जो पूर्व पद होगा वो गौण होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मतलब नहीं होगा का मतलब ये होता है कि जो विशेषता पता चलेगी वो उत्तर पद से पता चलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है, तो इसका जो उत्तर पद प्रधान होगा वो इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा। फिर तत्पुरुष समास में पुरुष का लुप्त कारक चिन्ह समास वह समास है जिसमें कर्ता व संबोधन के अलावा सारे कारक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कर्ता और संबोधन। आप छोटे रहे होंगे व्याकरण में, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, तो ठीक है, तो ये याद किया होगा। तो इसमें क्या है, दो चीजें नहीं होती हैं, कर्ता नहीं होता और संबोधन नहीं होता है, बाकी सारे होंगे, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे होते हैं। यानी कितने होंगे कारक चिन्ह, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। कर्म में क्या आएगा, को आएगा, ठीक है, करण में आएगा से के द्वारा, संप्रदान में के लिए, आपादान में से, संबंध में का की के, और अधिकरण में पर का लोप होगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो पेड़ पर फल लगते हैं, तो ये क्या है, पेड़ जो है, पेड़ पर फल, पेड़ पर फल लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो पेड़ जो है क्या है, कारकी पद हुआ कि नहीं हुआ, कारकीय पद हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी पे तो फल लग रहे हैं। पर क्या है, कारक सूचक चिन्ह है, कारक सूचक चिन्ह। समझ में आया, किस पे फल लग रहा है, पेड़ कहाँ पे लग रहा है, पर लग रहा है, तो ये जो है वो कारकी पद हो गया और ये कारक सूचक चिन्ह आपका हो गया। फिर बात करते हैं कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता नहीं है, संबोधन नहीं है, इसमें 6 कारक सूचक चिन्ह हैं। तो ये जो है कर्म तत्पुरुष में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी क्रिया का जिस पे इफेक्ट पड़ेगा और को कारक चिन्ह का लोप होगा, वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जनप्रिय।
अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जन को प्रिय, अब जन को प्रिय, क्योंकि एक व्यक्ति है जो जन यानी जनता को प्रिय है, तो को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कर्म तत्पुरुष में क्या हो रहा है कि को कारक चिन्ह का लोप होगा, वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। फिर अगर हम बोले स्वर्ग प्राप्त, तो यहां पे क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्वर्ग को प्राप्त ही तो हो रहा है वो, ठीक है, तो को कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप हो रहा है। अब एक चीज और देखते हैं कि कौन सा पद प्रधान हो रहा है। अब जनप्रिय यानी जन मतलब लोग, अर्थ कौन दे रहा है? अब इसमें दो पद होते हैं, हमने आपको बताया है, जनप्रिय। जनप्रिय में ये क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, और ये क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। अब कौन अर्थ दे रहा है? हमने बोला कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण रहता है और उत्तर पद प्रधान रहता है। तो यहाँ देखें, जन मतलब लोग। अब लोग कैसे हैं? गंदे हैं, अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। जब प्रिय शब्द जुड़ा है तब इसको अर्थ मिला है, पहचान मिली है कि नहीं मिली है? तब हमको समझ में आया कि जन को प्रिय है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति है जो जनता जिसको पसंद कर रही है। तो यहाँ पे जो अर्थ दे रहा है वो उत्तर पद दे रहा है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो आपका तत्पुरुष का कर्मधारय समास होगा, जिसमें को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अब एक ही चीज नहीं देखनी है आपको, ये देखनी है कि किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इट मीन्स ये कर्म तत्पुरुष है। तो अगर उन्होंने कर्म तत्पुरुष और तत्पुरुष दिया है तो आपको कौन सा टिक करना है? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम लखनऊ में रहते हैं, लेकिन लखनऊ के अगर विकास नगर दिया है तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ टिक लगाएंगे, विकास नगर लगाएंगे, या गोमती नगर रह रहे तो गोमती नगर लगाएंगे, लखनऊ तो नहीं लगाएंगे ना, ठीक है। फिर अगर हम कठखोदक, कठखोदवा लिखें, कठ मतलब काट, खोदवा यानी खोदने वाला, यानी काठ को खोदने वाला, यही तो हुआ। अब यहां पे को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रथम पद है वो गौण है और उत्तर पद क्या है? वो मुख्य है। तो जो मुख्य अगर उत्तर पद है तो ये कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर ये नहीं दिया है तो तत्पुरुष समास होगा। क्लियर हो गया? तो काठ को खोदने वाला, और प्रथम पद काठ हो गया, और उत्तर पद आपका खोदना हो गया, और को कारक चिन्ह हो गया। और अगर ये काठ को खोदने वाला करते हैं तो ये समास विग्रह है, और कठ खोदवा लिखते हैं तो ये आपका क्या है? सीधे समास या समासिक पद है। अब मरणातुर, मरणातुर, अब मरणातुर का क्या होगा? मरने को आतुर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मरने को आतुर, भैया अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं मरने ही वाला हूँ, मैं कूद ही जाऊंगा, जैसे गोमती नदी में कूद जाऊंगा या मैं जहर खा लूंगा। तो मरने को वो आतुर है, उसने सोच ही लिया कि भाई मुझे मरना ही मरना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक तो कारक चिन्ह क्या है?
को कारक चिन्ह है, इसका लोप हो रहा है। प्रथम पद मरना, मरने में क्या है, कोई अर्थ तो नहीं मिल रहा है जब तक हम इसमें आतुर नहीं जोड़ रहे हैं, यानी उत्तर पद ये आपका प्रधान है, और जहाँ उत्तर पद प्रधान होगा ये आपका कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कई बार एग्जाम में जितेंद्रिय पूछा जाता है, जितेंद्रिय, जीते गा इंद्रियों को जो, या इंद्रियों को जीतने वाला, वही तो जितेंद्रिय होगा। तो यहाँ पे को कारक चिन्ह हो रहा है, और इंद्रियों को कौन जीत रहा है, इंद्रियों को जीतने वाला। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी ये छोटी लगेगी, इंद्रियों को जीतने वाला, तो इंद्रिय क्या होगा, प्रथम पद होगा, को कारक चिन्ह होगा, और ये आपका क्या होगा, उत्तर पद होगा। और जहाँ पे उत्तर पद यानी इंद्रियों की क्या विशेषता है कि उसको जीत रहा है कोई, अर्थ कौन दे रहा है, जीतना, तो इसलिए ये कौन से का उदाहरण होगा, ये आपके कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा। फिर बात करते हैं स्वर्ग प्राप्त। यानी स्वर्ग को प्राप्त। अब को कारक चिन्ह है, प्रथम पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है। प्रधान क्यों है, क्योंकि इसको ये अर्थ दे रहा है स्वर्ग। स्वर्ग की क्या विशेषता है कि हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राप्त से स्वर्ग की विशेषता पता चल रही है ना, तो इसलिए ये क्योंकि इसको अर्थ दे रहा है तो इसलिए ये प्रधान होगा, ये गौण होगा। फिर बात करते हैं करण तत्पुरुष की, जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए, यानी वो साधन जिसके द्वारा हम क्रिया पूरी करते हैं। क्योंकि हम तत्पुरुष के अंतर्गत ही देख रहे हैं तो इसमें आपका उत्तर पद ही प्रधान होगा। तत्पुरुष समास होता है, इसमें से और के द्वारा का लोप होगा, ठीक है। अब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत, अब ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है। तुलसी की क्या विशेषता है कि तुलसी ने आपकी रामचरितमानस लिखी है, तो ये जो कृत है ये इसको अर्थ दे रही है ना, और चिन्ह कौन सा है आपका, के द्वारा। के द्वारा इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे मुख्य विशेषता इसकी ये है कि एक बहुत बड़ी और हमारी धार्मिक बुक लिखी गई है, तो इसमें हम आपको से नहीं लगाएंगे, के द्वारा का प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्ट, ठीक है, के द्वारा, उनके द्वारा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम तुलसी से कृत तो लिख नहीं सकते, के द्वारा ही तो करेंगे, उनके द्वारा, यानी उन्होंने ही तो लिखी है, ठीक है। अब रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। अब रेखांकित हम सिंपल कोई रेखा खींच रहे हैं तो रेखा के द्वारा, रेखा के द्वारा अंकित करी गई है, रेखांकित, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पूर्व पद गौण है और उत्तर पद जो है ये अर्थ दे रहा है, और कारक चिन्ह का प्रयोग से के द्वारा का हुआ है, इसलिए यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। अब जलावृत, जल से आवृत यानी घिरा हुआ, तो जल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो जल सिर्फ पर्टिकुलर जल हम अगर देखते हैं तो जल गंदा जल है कि साफ जल है कि ज़्यादा जल है कि कम जल है, तो जल हमेशा स्वच्छ होता है, पानी कैसा भी हो सकता है, ठीक है।
ठीक है। इसीलिए हम लोग पूजा में क्या करते हैं, जल शब्द का प्रयोग करते हैं कि जल ले आइए। जल मतलब शुद्ध, ठीक है। तो हमेशा जल शुद्ध ही होता है। जलावृत जल से घिरा हुआ या आवृत, तो ये आवृत जो है वो जल को अर्थ दे रहा है, तो इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान है और से कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप हो रहा है, इसलिए ये जो है कौन सा, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। अब यहाँ पे मन गढ़ंत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई भी कल्पना कर सकते हैं ना, मन के द्वारा गढ़ा हुआ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको दिख तो रहा नहीं है, कोई उसका आकार तो है नहीं, कोई भी कल्पना कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए से लगेगा, के द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर काष्ठ साध्य, कष्ट से साध्य यानी जो कष्ट से मिले या साधा जाए, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि उत्तर पद से ही इसको अर्थ मिल रहा है। प्रथम पद गौण है और से शब्द का प्रयोग हुआ है और ये जो है यहाँ पे लोप है, इसलिए ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आंखों देखी, अब आंखों के द्वारा देखी कि आंखों से देखी, के द्वारा इसलिए नहीं हो सकता है कि हम तो कुछ भी देख सकते हैं ना, कोई हमने उसका उतार के चित्र तो रख नहीं दिया है, तो सिंपल सा काम किया है, आंखों से हमने देखा है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे से लगेगा और ये देखी जो है वो आंखों को अर्थ दे रही है, यानी हमको पता चल रहा है कि हम आंखों से देखने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा, करण तत्पुरुष समास होगा। फिर नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब हम जिसके लिए क्रिया करें, कोई ऐसा काम जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हो, और के लिए का यहाँ पे लोप होगा। अब जैसे पुण्य दान, पुण्य दान, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने के लिए दान कर रहे हैं कि नहीं, हम क्यों दान करते हैं। अब हमको नहीं पता कि ऊपर जाके हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि भैया भिखारी मिले या कोई गरीब मिले या भूखा मिले तो आप उसको यथाशक्ति जितना आप दे पाएँ दीजिए, किसी को अपने दरवाजे से, या अगर सामने निकल रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ के मत जाइए। तो हम क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है कि ऐसा करने से हमको पुण्य मिलेगा, तो हम ये अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पुण्य के लिए दान कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी क्रिया हम किसके लिए कर रहे हैं, दान क्रिया है, दान देना क्रिया है, तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पुण्य के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पुण्य के लिए दान, तो यहाँ पे जिसके लिए क्रिया की जाती है वहाँ के लिए का लोप होता है और ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम देखें गुरु दक्षिणा, अच्छा एक चीज बताइए, गुरु की गुरु, ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, या ये होगा, क्या होगा, छोटा ऊ लगेगा, बड़ा ऊ लगा देंगे तो गुरु में गुरूर आ जाएगा, इसलिए हम लोग जो है ये गलत है आपका, ये सही है। गुरु दक्षिणा, गुरु से हम दक्षिणा ले रहे हैं, तो यहाँ पे किसके लिए हम काम कर रहे हैं, गुरु के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु जो काम कर रहा है वो दक्षिणा के लिए कर रहा है कि हमको मिलेगा, भाई हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उधर से भी कुछ हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, थोड़े से लाइक और शेयर बढ़ा देंगे शायद आप लोग, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, गुरु दक्षिणा, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें के लिए का लोप होगा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, दक्षिणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं,
क्लियर हुआ? बार बार मैं दक्षिण लिख दे रही हूँ क्योंकि मिल नहीं रहा उधर से, मुझे लग रहा है। चलिए रिप्लाई करते हैं। तो गुरु के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम? गुरु के लिए दक्षिणा, यानी ये जो दक्षिणा है उत्तर पद है, और उत्तर पद यहाँ पे प्रधान भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो गुरु है वो प्रथम पद है और ये गौण है। और दूसरी चीज है, यहाँ के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि तत्पुरुष की क्या विशेषता है कि प्रथम पद गौण होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और अगर के लिए लगा है तो ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। फिर हम बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, विधान के लिए लगेगा कि नहीं? ये क्या कर रही है? आपके लिए नियम ही तो बना रही है। विधान मतलब नियम, के लिए परिषद एक समिति बनाई गई है, कुछ लोग इकट्ठा हैं जो नियम बना रहे हैं आपके लिए। तो विधान के लिए परिषद, तो परिषद क्या है? ये आपका उत्तर पद है और ये प्रधान है, और के लिए है इसलिए यहाँ पे संप्रदान होगा, और ये विधान आपका प्रथम पद है और ये होगा गौण। क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरह से अगर हम आप के लिए लिखे गौशाला, तो गो मतलब गाय, तो गाय के लिए ही तो शाला होगी। गाय, यहां पे किसका लोप हुआ है? के लिए का। शाला यानी वो स्थान जहां गाय रहे, उसको गौशाला ही तो बोलते हैं। तो शाला ही तो अर्थ दे रही है गाय का। प्रथम पद गौण, उत्तर पद आपका प्रधान, और के लिए का लोप, तो ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? फिर आपादान तत्पुरुष, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होना ज्ञात होता है। अभी आपने से पढ़ा था जिसमें अलगपन नहीं था, लेकिन इसमें अलगपन आएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आवरणहीन, मतलब हम पेड़ से अलग हो गए ना। तो जहाँ पे अलगपन दिखेगा, से कारक चिन्ह का लोप होगा, वहाँ पे आपादान तत्पुरुष समास होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा है। और जो संज्ञा के जगह शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, वे, वहाँ, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। तो शब्द से अलग होना ज्ञात हो तथा से कारक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ आपका आपादान तत्पुरुष होगा। जैसे धर्म से विमुख, हम किससे विमुख हो रहे हैं? धर्म विमुख। अब धर्म से विमुख, धर्म आपका प्रथम पद हो गया, विमुख आपका उत्तर पद हो गया, से आपका हो गया कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह? आपादान, आपादान कारक चिन्ह हो गया। ठीक है। तो जहां पे से अलगपन के लिए आ रहा है, वहां पे आपका आपादान तत्पुरुष समास होगा, और उत्तर पद अगर प्रधान है तो ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। तो यहाँ पे विमुख, हम किससे विमुख हो रहे हैं? धर्म को अर्थ कौन दे रहा है? विमुख। वही तो बता रहा है विमुख जुड़ने के बाद कि हमारा भैया धर्म वर्ग में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? जैसे अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम पास नहीं होते तो अरे अब हम पूजा नहीं करेंगे, अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं तो होगा क्या? आप धर्म से विमुखी तो हो रहे हैं, हट रहा है ध्यान वहाँ से आपका। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हटेगा और से कारक चिन्ह यहाँ पे आ रहा है तो ये आपका आपादान होगा, लेकिन अलगपन के लिए होगा। फिर आवरणहीन, आवरणहीन में क्या हो रहा है? आवरण हीन। अब आवरण क्या हो रहा है? आवरण जो हमारा ऊपर की है आवरण,
चाहे वो पेड़ का हो, चाहे हमारे स्किन का हो, चाहे किसी का हो, ऊपर का जो आवरण है उससे हम विमुख हो गए या हट गया, या सांप अपनी केचुली छोड़ दिया तो आवरणहीन हो रहा। ठीक है, तो आवरणहीन में क्या हो रहा है, हम उससे अलग हो रहे हैं पर्टिकुलर चीज से। तो यहाँ पे एक तो हम से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, लेकिन से कारक चिन्ह का लोप किसके लिए हो रहा है, अलगपन के लिए। और दूसरी चीज हो रहा है, यहाँ उत्तर पद प्रधान है क्योंकि उत्तर पद ही इसको अर्थ दे रहा है, और प्रथम पद आपका गौण है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आपादान तत्पुरुष समास होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, अब हमको क्या हो रही है, ऋण से ही तो मुक्ति मिल रही है, मतलब हम ऋण से अलग हो रहे हैं, यानी हम स्वतंत्र हो गए। अब हमें किसी को कोई कर्जा नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं देना है। तो जहाँ पे अलगपन आएगा वहीं पे आपका आपादान तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पे जो उत्तर पद है वही तो प्रधान है, उत्तर पद जो है आपका प्रधान होगा और प्रथम पद आपका गौण होगा। और जब ये कंडीशन आएगी तो आपादान तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत आएगा। फिर हम हतश्री, हतश्री अगर ये आता है तो हतश्री का क्या मतलब होता है, श्री मतलब शोभा, तो शोभा से अगर हम रहित हो जाते हैं या हत हो जाते हैं, हत मतलब रहित, श्री मतलब शोभा, तो जब हम शोभा से रहित हो जा रहे हैं तो ये शोभा से रहित हैं, इसलिए ये आपका आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। फिर संबंध तत्पुरुष, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए और का, की, के का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध से नामी से पता चल रहा है, संबंध यानी एक दूसरे के संबंध का पता चले। ठीक है, अब उदाहरण देख रहे हैं, क्षमादान। अब दान का क्या संबंध है, क्षमा से है कि नहीं है? हम उसको क्षमा का दान दे रहे हैं ना कि भाई तुमने ये अपराध किया है, लेकिन अगर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई अब मैं नहीं करूँगा और मुझसे गलती हो गई, तो हम तुमको इस बार माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ बोलते हैं तो ये क्या हो रहा है, संबंध पता चल रहा है एक का दूसरे से। ठीक है, दान किसका कर रहे हैं, क्षमा का, इसलिए और का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। फिर सेना नायक, अब नायक का किसका है ये, नायक तो जब होंगे जब सेना होगी, जब सेना ही नहीं होगी तो कहाँ के सेना नायक, जब राष्ट्रीय नहीं होगा तो कहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री, जब जनता ही नहीं है। तो एक दूसरे का संबंध है ना कि जब सेना है तब नायक है, सेना नायक तो तब होगा जब सेना होगी। तो एक दूसरे का जहाँ में संबंध पता चलेगा और का, की, के का प्रयोग होगा, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष आएगा। अब देश की भक्ति की, देश के लिए भक्ति, हम क्या करेंगे, देश की भक्ति करेंगे ना। देश को क्या जरूरत है कि आप भक्ति करिए, हमको जरूरत है ना कि हमको देश चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम संबंध है एक दूसरे का, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे की होगा, के लिए का प्रयोग नहीं होगा। और जहाँ पे का, की, के का प्रयोग होगा वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अरे फिर अधिकरण कारक तत्पुरुष, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी बेस का बोध होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होगा और पर का बोध होगा, डिपेंडेंसी पता चलेगी। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं कि पृथ्वी में हैं, सर पर दर्द होता है कि सर में दर्द होता है, अब समझ में आया। अब अगर पृथ्वी कुछ ऊपर रहेगा ही नहीं बेस जिस पे हम पैर रख सके तो क्या हम उड़ेंगे,
हमें बेस चाहिए, तो जहाँ बेस होगा वो आपका कौन सा होगा? अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण मतलब दूसरे के अधीन है, मतलब मुझे उसकी जरूरत है। अब जैसे पराजित, पराश्रित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पर आश्रित, पर यानी दूसरे पर आश्रित। बच्चा क्या होता है या बुजुर्ग क्या होता है, या अगर हम कुछ इनकम नहीं ला रहे हैं तो हम दूसरे पे ही तो आश्रित हैं। वो चाहे तो हमको खाना दे, कपड़े दे, नहीं दे तो भगा दे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी पता चल रही है। तो ये क्या है? अधिकरण कारक तत्पुरुष। फिर दीन दयाल, दीन पर यानी जो दीनहीन है उन पे दया करने वाला। तो पर जहाँ पे है अधिकरण और यहाँ पे क्या है? क्रिया के आधार का बोध हो, यानी बेस हो क्रिया का। तो दया हम कब कर रहे हैं? जब हमें उस पे लग रहा है कि भैया इसको ज़रूरत है, तब हम दया करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो पर जहाँ पे आ रहा है और दूसरे पे डिपेंडेंसी पता चल रही है, वहाँ पे अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होगा। अब जल में मग्न, अब में और पर का लोप होता है, ठीक है। तो जल में मग्न, अब यहाँ पे मग्न हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जल में मग्न हम यहाँ पे हैं और चारों ओर जल है, यानी हम उससे घिरे हुए हैं, इसलिए में लगा रहे हैं, ठीक है। हम लखनऊ में हैं, पर नहीं है। पर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके ऊपर नहीं तैर रहे हैं, उसका एक एरिया है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। पृथ्वी पर इसलिए हैं क्योंकि उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, पर रह रहे हैं, ठीक है, घिरा नहीं है। तो जल में मग्न, इसीलिए हम इसको में लगाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वो जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिकरण क्यों है? मग्न का इस जल की क्या विशेषता? कौन दे रहा है? मग्न ही तो दे रहा है कि उसने घेर रखा है। तो जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध, आधार क्या है? मग्नता यानी घेराव, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और में और पर का लोप होगा। फिर पुरुषोत्तम, पुरुषों पर उत्तम तो होगा नहीं, पुरुषों के द्वारा उत्तम तो होगा नहीं, के द्वारा कोई दूसरा आदमी तो है नहीं। ये पूरे कई पुरुष हैं जिसमें एक व्यक्ति है जो उत्तम है, तो वही तो पुरुषोत्तम कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? में, यानी 1 2 3 4 5 6 कई सारे व्यक्ति हैं जिसमें एक जो है अच्छा है, जो उन सब में श्रेष्ठ है, तो में होगा, क्योंकि उनकी एक संख्या है, एक दायरा है जिसमें से एक को हम चुन रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर पद ही प्रधान है, इसलिए ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आज के लिए ही इतना ही। आप पहले इतने जो कारक चिन्ह हैं उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको अलूक और ये जो उपपद तत्पुरुष हैं ये समझा देंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठे सारा लेक्चर दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद हम इसको आपको दे देंगे। इसके बाद चार्ट के माध्यम से सारा मैं आपको समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।